हेलो एवरीवन। सो नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपना टॉपिक नेम इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का। एक डायग्राम से समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या पढ़ेंगे और क्या चीज़ें आने वाली है। ऑल राइट। तो सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ। मैंने एक्स वाई ड्रॉ किए। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मूल बिंदु ओरिजिन पे खड़े हैं। ठीक है। अर्थ पे अर्थ पे हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। अ, और हमने क्या करा, यहाँ से एक एक ऑब्जेक्ट को ना ऐसे अर्थ से कुछ एंगल पे यहाँ से फेंका है। ये क्या है? थीटा एंगल। इनिशियल एंगल इज थीटा। और ये क्या है? हमारा अर्थ का समांतर हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया। ये अर्थ की सरफेस है। ठीक है ना? अर्थ सरफेस। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो हमने अर्थ के साथ एक ऑब्लिक एंगल बना के एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका। तो इसे ऊपर जाएगा प्रोजेक्टाइल और ये ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है। तो इसको डायग्राम को थोड़ा सा सुधार लेता हूँ मैं। और ये आपको सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये अर्थ के सरफेस के समांतर हमने एक्स एक्सिस रखा हुआ है। ऑल राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका ये कलर अलग हो गया। ठीक है। इसको मैं एक्स एक्सिस को इस थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो हमने क्या करा, हमने शुरू में हम मूल बिंदु पे है, यहाँ से हमने अर्थ के साथ एक ऑब्लिक एंगल बनाया थीटा। और u इनिशियल वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका थीटा एंगल से ऊपर। तो ये मैक्सिमम कहीं पे यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पहुँचता होगा। आई थिंक इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा सिमेट्री दिख रही है मेरे को। ये मेरी मैक्सिमम हाइट है। ओके। ए जो पॉइंट है वो मैक्स हाइट है। बी जो है वो वापस अर्थ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहुंच गया है। तो हमने अब कुछ टर्म्स सीखनी है इधर। सो व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली, मतलब थीटा एंगल के साथ, नियर द अर्थ सरफेस इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, ये कर्व्ड पाथ बन जाता है। राइट। ओके। तो होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, पार्टिकल पार्टिकल को हम बोलते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। पार्टिकल को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और जो पार्टिकल मूव करेगा अंडर मोशन, है ना, तो उस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए प्लेन। ठीक है। ऑल राइट। अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? वी आर अज्यूमिंग फ्यू थिंग्स। पहला अजम्पशन ये है कि ये पार्टिकल जो है वो क्लोज टू अर्थ सरफेस है। ठीक है। और एयर के साथ जो रेजिस्टेंस है वो जीरो समझ लो, नेग्लिजिबल। ठीक है। सो जब हम क्या बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। क्योंकि अर्थ का जो एक्सीलरेशन होता है ना, उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, जी। वो आर पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपका आर कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, बिकॉज आर तो कांस्टेंट ही है, अर्थ की जो रेडियस है। अब अगर रेडियस की वैल्यू काफ़ी किलोमीटर्स में होती है, 6,400 के अराउंड। तो वो अगर आप अर्थ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाओगे किसी पार्टिकल को, तो आप
तो स्मॉल आर होगा जो अर्थ से, जो मैक्सिमम हाइट की मैं बात कर रहा हूँ आर, इट वुड बी वेरी वेरी लेस देन आर। सो ये जो वैल्यू है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर वुड बी इक्वल टू कैपिटल आर ओनली। ओके, सो जी देन डिपेंडेंट होता है आर पे, है ना। तो जी क्या मान सकते हैं हम, कांस्टेंट। ये डिपेंडेंस का है, प्रोपोर्शनल का नहीं है। मैं साइन जो बहुत बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमें समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या है, वो चीज़ या वो पार्टिकल जिसको हमने फेंका है। और इस एंटायर मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो ए टू मान लीजिए या एक्स है स्मॉल, अच्छा एक्स स्मॉल लिखना ठीक नहीं रहेगा, बट ये एच हाइट है वो मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। और ओ बी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या खाली रेंज, ऐसे भी बोल सकते हो, सिंपली रेंज, रेंज। ओके। और टोटल टाइम टेकन है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, देखो इंटरेस्टिंग नाम नेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। कि इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से उड़ना शुरू किया और यहाँ वापस आ गया, इसको कितना टोटल टाइम लगा, इसी को ही हम बोलते हैं टाइम टेकन टू कवर ओ ए बी डिस्टेंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑल राइट। अब देखो हमने वेक्टर में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि ऐसे कोई वेक्टर होना, तो उसके दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, एक तो ये, एक ऐसे, ठीक है ना। यू ऐसे है किसी एंगल पे, आधार के साथ, बेस के साथ, हम इधर इस प्रोजेक्टाइल को हम बोलेंगे यू कोस थीटा, इस साइड को हम बोलेंगे यू साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑल राइट। अब हम बात करेंगे कि एक छोटी सी बात समझाते देता हूँ, शायद आपको पता होगी कि जब भी कोई सरफेस हो ऐसे देर का हो कर्ड पाथ, मुझे पता ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो हम उस पे ना एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, टेंजेंट, ठीक है ना। तो ये शुरू में अगर आप देखोगे तो u की वैल्यू इस दिशा में है, डायरेक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरफ क्या हो गया, u cos थीटा, इधर क्या होगा u sin थीटा। अगर आप ऊपर की चीज पॉजिटिव लेते हो, नीचे की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव लेते हो, तो देखो ग्रेविटेशनल पुल हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ लगता है, तो यहाँ पे नीचे लगेगा। तो इस डायग्राम को यहाँ खराब ना करते हुए इसी में बना देता हूँ। देखो एक्सीलरेशन की हम बात कर रहे हैं, अब देखो ये जी नीचे लगेगा, कितना लगेगा, माइनस जी, क्योंकि डायरेक्शन हम नेगेटिव ले रहे हैं। ओके, ऑल राइट। अच्छा, अब इस तरफ कोई एक्सीलरेशन है क्या, जी का कंपोनेंट 90 डिग्री पे, ये है 90 डिग्री, तो मान लीजिए जी कोस 90, तो क्या वैल्यू होगी, जीरो। तो ये एक चीज ये निकल के आ रही है कि यू एक्स, एक्स दिशा में जो वेलोसिटी है वो होगी यू कोस थीटा, वाई दिशा में जो होगी यू साइन थीटा, ए वाई जो है वो माइनस जी ले लो, ए एक्स दिशा में एक्सीलरेशन है वो जीरो हो गया। ये हमारा बेस बन गया वैल्यूज का। अब इसके बेस पे हम आ, पूरा डेरिवेशन निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। देखो दोबारा देखो इस चीज को, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ना। तो दो दिशा में वेलोसिटी हो, मतलब चीजें बदल रही है, एक तो इस दिशा में, एक ऊपर नीचे की दिशा में। कैसे, देखो ये अर्थ का पॉइंट है, इससे पॉइंट अगर मैं सिर्फ इसी दिशा की चीज, इसी दिशा को कंसीडर करूं वेलोसिटी को या एक्सेलरेशन को, अगर तो मैं देखूंगा कि पहले मेरा पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ था, पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर इधर आया, तो हर मोमेंट पे
जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इस तरफ बढ़ रहा है मेरा पार्टिकल। तो लास्ट में फाइनल जो पोजीशन है वो बी है, इनिशियल पोजीशन क्या है ए। तो मैं एक हेडिंग लिखता हूं, हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहा है, ओ पॉइंट से फाइनल बी पॉइंट तक प्रोजेक्टाइल की मोशन हो रही है। अब हम बात करेंगे कुछ लॉज की जो हमने, या डेरिवेशन की जो हमने निकाले थे पिछले लेक्चर्स में। इसमें ये था यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अच्छा, अब इसमें देखिए ओ से बी, सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे ओ से बी की तरफ। तो शुरू में यू एक्स वेलोसिटी हो रही है एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी जो यू है वो हो गई यू एक्स, और हमने इस डायरेक्शन को लिया है सिंपली यू। ओके, तो यू एक्स, इसको यू लिखना उचित नहीं होगा, ऐसे लिख देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है यू एक्स, है ना। ठीक है, तो यू एक्स इक्वल टू क्या है, यू कोस थीटा। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, अब हम डायरेक्ट मान ही रखते हैं इन चीज़ों का। ओके, ऑल राइट। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारा ए एक्स भी हमने निकाला हुआ है कि जीरो है। तो वी, ये जो पहला इक्वेशन है ना, इसको लेके चलते हैं। वी एक्स इक्वल टू, वी वाई को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वी एक्स को कंसिडर करेंगे। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए का, ए का भी एक्स कॉम्पोनेंट एंड टी। अब आपको पता है वी एक्स इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू क्या रखी है हमने, यू कोस थीटा रख दो। ए एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो इंटू टी। तो वी एक्स इक्वल टू हो गया यू कोस थीटा सिंपली। ओके, तो ये तो अपना एक एक इक्वेशन आ गई, सही है। अब हम बात करेंगे कि एक्स वैल्यू, एक्स डायरेक्शन में जो विस्थापन कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो x इक्वल टू, ये जो है ना एस, एस की जगह हम लिखेंगे x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अगेन यहाँ x जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म्स जीरो हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू एक्स मतलब यू कोस थीटा। एक और इक्वेशन आ गई, एक और इक्वेशन आ गई, सही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन की। देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहा है, अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। एक्स वाई, अब मेरा ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से चला, ऑल राइट। हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। अब हम देखेंगे वर्टिकल मोशन क्या है। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन मीन्स ये जो ऊपर, एक बार ऊपर जा रहा है फिर वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। कैसे, इसको समझिए। देखो हमने तो इनिशियल ऐसे फेंका यू स्पीड से, यू ढंग से लिखा नहीं जा रहा है,
ऐसे, इधर यू एक्स कॉम्पोनेंट था और इधर यू वाई कॉम्पोनेंट था, ठीक है ना, और इधर जी एक्सीलरेशन लग रहा है। ठीक है, देखो अब एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है उसको भूल जाओ, आप इस चीज को देखो, वाई डायरेक्शन में क्या मोशन हो रही है। हमने ऊपर फेंका तो यहां से पहले ऊपर गया इतना मैक्सिमम हाइट, ठीक है। हाँ, तो पहले सबसे पहले इस पोजीशन से अर्थ से ऊपर जाता है, मैक्सिमम हाइट पे जाता है, वापस नीचे आ जाता है। ऑल राइट, तो अब एक्स वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है उनका हमें वैल्यूज रखनी है, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना। अब ए वाई जो है हमने नीचे की तरफ नेगेटिव से डिनोट किया है, ठीक है, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस है। अब हमारे पास एक और भी है, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एंड वाई। ऑल राइट, तो हम इनकी वैल्यूज रखें, तो सबसे पहले इसी में रख देते हैं, वी वाई इक्वल टू यू वाई क्या है, हमने पिछली बार देखा था यू वाई इक्वल टू है यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा कर दो। ए वाई क्या है, माइनस जी, तो माइनस कर दो इधर, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। अब y की वैल्यू रख देते हैं, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ए वाई नेगेटिव है तो 1/2 g t स्क्वायर सॉरी, वी वाई स्क्वायर, अगर मैं देखूं यू वाई स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2g y। ओके, तो अगर आप इन इक्वेशंस को देखोगे, इन तीनों को, तो आपको लगेगा कि the vertical motion is identical to the motion of a particle projected vertically upward with speed u sin theta। मतलब देखो इसको ऐसे देखो, v इक्वल टू यू प्लस और माइनस जी की वजह से u माइनस जी थीटा। अगर मान लो मेरे पास कोई प्रोजेक्टाइल होता, मैं ऐसे u स्पीड से फेंकता ऊपर, तो मैं इक्वेशंस ये बनाता, बट मेरे पास ऐसे समझ लीजिए कि u क्या है, u इनिशियल वैल्यू क्या है, u साइन थीटा है। तो ये अगर मेरे पास सिंपल मोशन होती, वर्टिकल मोशन, तो उसके ये आइडेंटिकल होती कि अगर मैं u की जगह u साइन थीटा रख दूँ और सारी इक्वेशन सेम रहेगी, 1 2 3 आइदर ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। इसमें भी आप देखोगे तो u साइन थीटा, u की वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा, इसमें t लिखना भूल गया, u t, है ना। ऑल राइट, तो the projectile, I mean the vertical motion is identical to the motion of a particle projected vertically upward with speed u sin theta, okay, and the horizontal motion of the projectile or the particle is identical to a particle moving horizontally with uniform velocity u cos theta। अगर आप इस हॉरिजॉन्टल वाले में देखें तो एक ये इसकी ये वैल्यूज थी हमारे पास, ये इक्वेशंस थी एक्चुअली,
अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा जो ए है वो जीरो है। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो इसकी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो ऐसा लग रहा है कि ये कोई हॉरिजॉन्टली यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू कोस थीटा से ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, ये बातें हो गई। अब आगे की बातें करते हैं कि कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट में जब हम बात करेंगे तो हमें ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ऑल राइट, पहले हम ओ पे थे, फिर बी, ए पे आए, फिर बी पे आए। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो समय निकालना है जब ओ से लेके ए पे जाता है पार्टिकल, फिर ए से लेके बी पे पार्टिकल जाता है, तो हमें ओ ए बी को कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने डायग्राम में देखा होगा कि हमने ऐसे बनाया था एक्स और वाई, है ना। तो हमने एक वैल्यू निकाली अभी, ओ बी की वैल्यू क्या है, एक्स। एक्स क्या है, यू टी कोस थीटा। ये मैं हवा में नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। एक्स इक्वल टू ये वाली वैल्यू, एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा। ऑल राइट। अच्छा, मैंने आई थिंक एक चीज़ मिस कर दी यहाँ पे फिर से। अच्छा, टी है ना, ठीक है, नहीं मिस। तो यू टी कोस थीटा या यू कोस थीटा टी सेम है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ए और बी दोनों पे जीरो है। ठीक है ना। तो y वाली अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखूं, y इक्वल टू यू टी साइन थीटा, जो हमने वर्टिकल मोशन से डेराइव की थी, यू टी साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब देखो एट बी y कॉम्पोनेंट क्या है, जीरो है ना। क्योंकि ये पूरा, इसको हम देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x कॉमा जीरो। तो y कॉम्पोनेंट क्या है, जीरो। तो y की वैल्यू जीरो रख दो भाई यहाँ पे। जीरो इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब तो ये आसान हो गया, तो मैं टी बार ले आता हूँ इधर। टी यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, एक टी बार आ गया और जीरो। अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी का, ये जीरो। तो आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक तो हो गया टी इक्वल टू जीरो। तो समझ में आ गया ना कि एक बार वाई कॉम्पोनेंट कहाँ है, ओ पे जीरो है, जहाँ से हमने टाइम को कैलकुलेट करना शुरू किया, रेफरेंस पॉइंट माना। या फिर क्या है, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी है, ये जीरो है। तो यहाँ से t की वैल्यू होगी, u साइन थीटा को इधर लेके गए और दो ऊपर आ जाएगा और g नीचे आ जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें निकल के समझ में आ गई कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट है जो t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट रीच्ड। आप देखते होंगे कि जब हम कोई पत्थर हवा में फेंकते हैं तो वो एक निश्चित हाइट पर ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। मतलब मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि वो उसने सबसे उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे उसने लॉग किया या जाके आया। तो मान लीजिए हमारा
ओ ए बी कर्व्ड पाथ है, और ये जो एच हाइट है ना, यही मेरी उच्चतम हाइट है। और एक चीज़ मैंने बताई थी, किसी पाथ पे हम अगर किसी पॉइंट को उठा के उस पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाती है। ओके, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ए पॉइंट पर, एट पॉइंट ए, वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, मतलब इस दिशा में ऊपर नीचे वी वाई की वैल्यू है वो जीरो है। हॉरिजॉन्टल से वी वाई की जीरो कैसे है, देखो पूरा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इस तरफ है। हमने क्या करा कि अगर इसको तोड़ना होता है ना, तो हम मान लो मुझे वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या होगा, यू सॉरी वी कोस 90 का मान आता है जीरो, तो ये जीरो। और वैसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि एक किसी पत्थर आप उछालो हवा में, तो एक पॉइंट पे वो हवा में जाएगा और उस पॉइंट पे उसकी पहले वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लास्ट पॉइंट पर जाके ऐसे ऊपर गया, यहाँ पे जाके और ऊपर जाने का उसमें कोई श्रद्धा बचेगी नहीं, तो वो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है वर्टिकल जीरो। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो। तो मैं ये बोल सकता हूँ वी वाई इक्वल टू जीरो। अब वी वाई का फॉर्मूला ही डाल दो यहाँ पे, वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अभी हमारे पास यू एंड टी दो अननोन है, तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट के लिए ये वी वाई को तो हम जीरो कर सकते हैं ना, अभी देखा कि वी वाई जीरो है, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो टी क्या हो गया, यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, इससे आगे हम बढ़ते हैं, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए एच मान लेता हूँ वेरिएबल, एच इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। वर्टिकल कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं वेलोसिटी का, तो एच इक्वल टू यू वाई मतलब यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी। क्या है, यहाँ से उठा लो वैल्यू, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, क्यों, टी स्क्वायर है। अच्छा, एक जी से यहाँ पे एक घात कट गई, पावर कट गई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, एक मिनट, यू साइन थीटा को हम बाहर ले आते हैं, टी बचा, यहाँ क्या बचा, सॉरी यू साइन थीटा बाहर आ गया, तो ये चीज़ें अंदर बचेगी। ठीक है, और इसको मैं कुछ और तरीके से देख सकता हूँ क्या, अच्छा यहाँ पे भी टी की वैल्यू रख सकते थे ना हम, ये क्यों नहीं रखी, चलो रखते हैं, यू साइन थीटा, टी की वैल्यू होगी यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू साइन थीटा अपॉन जी। देखो ये अगर मान लो एक्स है, तो ये क्या है, एक्स बाई टू। ठीक है ना, मैं ऐसे ही
जनरली बता रहा हूँ। ये टर्म मान लो ए है, क्योंकि एक्स वाई हम यूज़ कर रहे हैं तो हम एक्स वाई को यहाँ ना यूज़ करते हुए इसको मैं सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ। इफ़ ए इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो ये वाली क्या है, ए बाई टू है। ए बाई टू क्या है, यू साइन थीटा अपॉन टू जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बाई टू, ए बाई टू, तो यू साइन थीटा, यहाँ क्या बचेगा, यू साइन थीटा अपॉन टू जी। तो ऊपर क्या आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये क्या है, ये मेरा मैक्सिमम हाइट है, और ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अब देखो हमने एक ये वाला वैल्यू निकाला था यहाँ पे, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था हमने, क्या कि इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर वी वाई की वैल्यू जीरो रख के हमने टी की वैल्यू निकाली। तो टी की वैल्यू वहाँ पे आई थी, सॉरी, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन टू जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट आप याद कीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, तो यहीं लिख देता हूँ मैं, एट पॉइंट ए टी आएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। अब इन दोनों का कंपेयर कीजिए, इसको और इसको, क्या समझ में आ रहा है कि पॉइंट ए तक आने में वर्टिकल को जितना टाइम लगता है वो आधा है पूरी फ्लाइट का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना पार्टिकल ऐसे हाफ डिस्टेंस कवर करता है ना मैक्सिमम हाइट तक, जितना पार्टिकल ऊपर जाता है जितने टाइम में, उतने ही टाइम में वो डिसेंड भी करता है। अगर यहाँ तक टी बाई टू है ऊपर चढ़ने तक, मैक्सिमम हाइट तक, तो उतना ही टाइम टी बाई टू नीचे आने में लगेगा। ठीक है, लेट मी सी, ये मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या, यस आई कैन कट इट एंड paste it over here. तो time taken to ascend particle to maximum height is equal to descending time। मतलब एक बार फिर से समझा देता हूँ कि एक पार्टिकल ओ पे था और मैक्सिमम हाइट ए तक पहुंचता है, तो टाइम जो ओ ए में लगता है ना, वही टाइम लगेगा ए बी में। मतलब पहले पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ये हाफ हाफ टाइम में ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट। हम पढ़ लेते हैं रेंज क्या होती है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पार्टिकल इनिशियल स्पीड u से फेंका ऊपर की तरफ, इस कुछ थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। अब वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ए पे जाएगा, फिर नीचे की तरफ असेंड डिसेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये जो ओ बी डिस्टेंस है ना, इसी को हम रेंज बोलते हैं। ये वाली की ए और ओ से लेके बी तक कितनी उसने दूरी तय की, डिस्टेंस कवर की, इसी को हम बोलते हैं रेंज। तो अपना ओ बी क्या है, रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। ऑल राइट, तो अब हम
एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कौन सा कैसे हम एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है या एक्स डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ क्या है वाई, तो हमें क्या निकालना है एक्स, है ना। ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो एक्स इक्वल टू होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमेशा पार्टिकल के नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है, इस तरफ कोई पार्टिकल एक्सीलरेशन नहीं है, जीरो। तो ये ए एक्स है ना वो जीरो हो गया, ए वाई क्या है माइनस जी। ऑल राइट, अब क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ये तो ये टर्म जो हो गई जीरो, ठीक है। अब यू एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यू कोस थीटा इंटू टी, ये मैं बता चुका हूँ। तो रेंज ओ बी या एक्स इक्वल टू ओ बी है, तो क्या होना चाहिए यू एक्स, यू कोस थीटा को एज इट इज लिख दो, और टी की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी कर दो, ठीक है। टी की वैल्यू, अच्छा हम लोग यहाँ देख रहे हैं, है ना, बी पे, ये टी पॉइंट ए पे है, और हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, देख लेते हैं। टी की वैल्यू आती है टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये जो टी है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है ओ से ए तक की टाइम टेकन। और मैंने बताया था कि जितना टाइम किसी पार्टिकल को असेंड यानी कि ऊपर जाने में लगता है मैक्सिमम हाइट तक, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से वापस ज़मीन पर प्रोजेक्टाइल मोशन करने के कारण लगता है। तो टी की वैल्यू क्या है, टू यू साइन थीटा। ये टू यू साइन थीटा इसलिए लिखा क्योंकि हमारा पार्टिकल जो रेंज है ना ओ से बी तक है, तो ए तक नहीं है, बी तक। ए तो यहाँ पिक्चर में नहीं है क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट में एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब एक फॉर्मूला होता है, अच्छा इसको पहले ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू यू दो बार आया यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, है ना। तो एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब देखो इस सवाल की जो कोई भी सवाल हो ना, तो हम रेंज पर जो भी सवाल आएगा हम इस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ऑल राइट, अब मेरे पास एक सवाल है, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए फील्ड विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ हमने 45 डिग्री का के एंगल से एक बॉल फेंकी है, हमें बताना एट व्हाट डिस्टेंस विल इट हिट द फील्ड अगेन, हमें बताना है कि ज़मीन पे ये कब गिरेगा, कितनी दूर जाके, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला हमने ये यूज़ कर लेना है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर साइन थीटा कितना है 45, तो 2 × 45 90 डिग्री, साइन 90 का कितना मान होता है एक, तो 12 × 12 144 इंटू 1/10, तो रेंज आ गई 14.4 मीटर पे जाके प्रोजेक्टाइल वापस धरती पे गिरेगा, अर्थ पे गिरेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली
ये है 14.4 मीटर। ऑल राइट, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ फ्रेम। अच्छा, ये क्या चीज़ है अभी पता करते हैं। अच्छा, so far like we have discussed the motion of a particle with respect to a given frame of reference। हमें frame of reference गिवन है, दी हुई है। ऑल राइट, तो क्या मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकता हूँ? यस, द फ्रेम कैन बी चोजन अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, इसके लिए हमें दो तीन टर्म्स दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। देखो, पोजीशन वेक्टर को हमने पोजीशन वेक्टर जो था उसको हमने कहीं पे ऐसे डिनोट किया था, वेलोसिटी को वी वेक्टर है ना, एक्सीलरेशन को क्या किया था, ए वेक्टर से। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इन सब की वैल्यू है ना, द पोजीशन, द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड ऑन द फ्रेम चोजन। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई गाड़ी दौड़ रही है 10 किलोमीटर, मान लीजिए बहुत तेज है आपकी तरह, 100 किलोमीटर पर आवर भाग रहा है। क्या मैं कैसी कोई ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करूं जहां पे मुझे लगे कि गाड़ी सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है? अजीब सा लग रहा होगा। देखिए, मैंने एक गाड़ी बना देनी है इधर। ठीक है, ये गाड़ी अपनी कमांडर 1985 मॉडल, ये भाग रही है 100 किलोमीटर से। ठीक है ना? अभी एक बंदा यहाँ खेत में खड़ा है, वो अपने बेटे को बता रहा है कि देखो बेटा कितना तेज गाड़ी भाग रही। ओ, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी एक बंदा इधर से बाइक पे आया। ठीक है ना, ये बाइक मैं बना नहीं पा रहा, ये बाइक है, चलो बन गई। ये भाग रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब बताओ, बाइक पे बैठे आदमी को जिप क्या 100 किलोमीटर पर आवर से लग रही है? क्या नहीं, उसको लग रही है। वो अपनी स्पीड घटाकर बात करेगा, कहेगा कि यार ये जो वैल्यू है, जीप है, वो 50 किलोमीटर पर आवर के गैप से ही भाग रही है। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं कि भाई हम जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट चूज करते हैं तो वैल्यूज भी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इन सब की अलग आएगी। ठीक है ना? अब हमें पता चल गया कि रिलेट कैसे करना है फ्रेम से दीज वैल्यूज, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें थोड़ा और क्लियर हो। ये पहला मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ओरिजिन ओ, एक्स वाई। मान लीजिए एक पॉइंट पी है। हमने देखा कि पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते थे, कि यहाँ से एक ड्रॉ करते थे, कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं ना। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना ओ पी वेक्टर हो गया, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी। पोजीशन वेक्टर, ओके, यहाँ पे ना लिखते हुए थोड़ा साइड में लिख देते हैं क्योंकि मुझे दूसरा रेफरेंस और लेना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस। क्या है? आर वेक्टर किसका? पी का, विद रेस्पेक्ट टू ऐसे लिखते हैं। देखो, आर पी तो हम लिखते ही हैं पोजीशन वेक्टर के लिए,
तो ये पोजीशन वेक्टर किसका है, पी पॉइंट का है, किसके रेस्पेक्ट में, तो कोमा फ्रेम लिख दिया कि एस फ्रेम के अकॉर्डिंग है, इसकी वैल्यू क्या है, ओपी वेक्टर, तो ये है ना अपना एस फ्रेम है। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि चलो मेरे को तो एक चीज़ और करनी है, क्या करनी है, मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाई, एक और बना दिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट और एक्स डैश लिख देते हैं, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं बोलूँगा एस डैश, और इसका ओरिजिन बोलूँगा ओ डैश। अब देखिए, वापस स्केल लेके आते हैं और एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर बन गया ये वाला, और एक लाइन यहाँ पे और बना देता हूँ। मैं समझाऊंगा ये क्या कर रहा हूँ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एस डैश क्या होगा, सिंपल सा है, एस डैश मतलब ओ से, ठीक है ना, वो होगा मतलब ओ डैश से, वो होगा ओ डैश पी, ओ डैश पी वेक्टर। आ रहा है समझ में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एस डैश इक्वल टू ओ डैश पी। थोड़ा सा ऐसे प्रोमिनेंट दिखने जैसा लिख देते हैं, ठीक है, ओ डैश पी, दिस इज व्हाट ओ डैश, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि देखो पोजीशन वेक्टर में हमेशा ऐसे हम यूज करते हैं, देखो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस पॉइंट की तरफ एक एरो करते हैं। अब मेरे को एक चीज पता करनी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डैश क्या होगा, है ना, पोजीशन ऑफ फ्रेम एस डैश, देखो पोजीशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना? देखो यहाँ पे पॉइंट है ओ डैश पे, इसको मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूं ओ के सापेक्ष, तो ऐसे लिखूंगा मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। सो द पोजीशन ऑफ द फ्रेम एस डैश with respect to frame S is like O O O O dash वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, आपको दिख रहा हो तो ये ट्राइंगल में हम एडिशन रूल कैसे लगा देते हैं, ये जो पोजीशन वेक्टर का, तो सबसे पहले होगा ओ पी वेक्टर इक्वल टू ओ ओ वेक्टर प्लस ओ डैश पी। हमने बात की थी कि देखो हम क्या करते हैं ना, किसी भी ट्रायंगल में हम दो भुजाओं को पकड़ते हैं एक ही क्रम में जाती हुई, एक सीक्वेंस में, देखो आगे जा रही है राइट, और एक जो अपोजिट में आती है वो इक्वल होती है दोनों के, जो रेस्ट ऑफ द साइड है उनके समेशन के। तो हमने सिंपल सा वही यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं किया, तो ओ पी वेक्टर इक्वल टू ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, ओ पी वेक्टर की जगह तो हम ऐसे लिखेंगे आर पी कोमा एस, ठीक है ना, और इसमें ओ ओ डैश की जगह हम लिखेंगे कि ओ डैश का ओ के साथ, सॉरी
एस डैश का पोजीशन वेक्टर एस के साथ प्लस आर वेक्टर, ये जो है इसका क्या होगा कि ओ डैश पी, पी का ओ डैश के साथ पोजीशन वेक्टर आर पी, पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओ डैश। तो ये बात चीज क्लियर है। So the position of the particle with respect to s is equal to the position of the particle with respect to s dash plus s dash plus the position of s dash with respect to s। ठीक है ना? तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी टी कर दें दोनों तरफ, तो हमें पोजीशन वेक्टर से क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? वेलोसिटी। तो हम ऐसे कह सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पॉइंट पी with respect to frame s equal to velocity of p with respect to s dash plus velocity of s dash with respect to s। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि एक किसी कॉमन फ्रेम के पे दो एक पार्टिकल का या तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कुछ कुछ दिया हो तो हम थर्ड थर्ड चीज पता कर सकते हैं, या फिर अ, अ, दो वेक्टर या दो पार्टिकल्स का एक कॉमन फ्रेम के अगेंस्ट कुछ चीज दे रखे हैं तो हम उसका रिलेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग वो सवालों में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखो कैसे कर सकते हैं वो। फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रेम, है ना? तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस माइनस दोनों वेलोसिटी वेक्टर का, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कुछ वेलोसिटी निकाल के उसका डिफ निकाल सकते हैं। इसको कैसे यूज करेंगे? देखो सीधा सा मैं ये बताऊंगा कि मान लो कोई टेबल है, उसके ऊपर आपने कोई बॉल फेंक दी और टेबल भी मूव कर रही है, तो दोनों ये कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, तो फिर हम दिखा सकते हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है। सो रीइटरेट करूं अगर मैं, तो उधर आई मीन वी गेट टू नो फ्रॉम दिस फॉर्मूला कि इफ द वेलोसिटी इज ऑफ टू बॉडीज हियर द पार्टिकल एंड द फ्रेम, है ना, are known with respect to a common frame S, we can find the velocity of one body with respect to the other body। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम एक ट्राई करते हैं कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी को दूसरे पार्टिकल से। पहले हमने बताया भी था। ओके, सपोज एक सवाल करते हैं। किसी एक बुलेट से हम गन से कोई एक फायर करते हैं, सपोज don't know how to make गन, यहाँ पे गोली जा रही है, ठीक है ना? मान लीजिए इस गोली की रफ्तार है 60 मीटर पर सेकेंड, है ना? बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन। अब ये बुलेट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ हो या ना हो ये मैटर करता है। अगर बंदा अर्थ से खड़ा है, धरती पे वहीं से गोली मार रहा है, तो गन के रिलेटिव जो स्पीड होगी वो अर्थ के रिलेशन में हम मान लेंगे। मान लीजिए ये गन को हमने किसी ट्रेन पे माउंट कर दिया है, जो कि ट्रेन जो है ना, सपोज ट्रेन के डिब्बे बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है?
इसके ऊपर मैंने गन को रख दिया और इस ट्रेन की स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे बंदा खड़ा है, उसको क्या लग रहा है कि जो ट्रेन है ना वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रही है। अब मान लीजिए ये जो गोली है ना इस ट्रेन की स्पीड में ही ट्रेन की जिस दिशा में भाग रही है उसी दिशा में मैंने इसको फायर किया। द बुलेट इज फायर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मोशन। सो अगर आपको गन की जो बुलेट की स्पीड है ना वो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है 60, और ट्रेन और बुलेट की जो डायरेक्शन है वो एक दिशा में है। ठीक है ना। ऐसे लग रहा है आप 50 की स्पीड से भाग रहे हो, आपको कोई 10 की स्पीड से और पीछे से धक्के दे रहा है तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर जुड़ जाते हैं। तो बुलेट की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी 60 + 20, 80 किलोमीटर, सॉरी 80 मीटर पर सेकेंड। मान लो ये बंदा जो गन से फायर कर रहा है ना उसको तो पता है कि 60 की स्पीड से चीज़ें ये गोली जा रही है आगे, लेकिन ये जो बंदा नीचे खड़ा है इसको सिर्फ ये गन नहीं दिख रही, इसको ट्रेन भी भागती हुई दिख रही। मतलब गन इट सेल्फ इज मूविंग, मतलब गन जो है वो भी 20 की स्पीड से भाग रही है और उससे फिर 60 की स्पीड से गोली निकल रही है। तो मतलब कितना हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट। सो हम लोग एक सवाल कर लेते हैं कि जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वैसे सवाल कैसे करें। देखो सबसे पहले मैं ना आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाता देता हूँ, जो अगर आपको प्रीवियस वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि कैसे चीज़ें हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिए कि अगर आपके दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी जुड़ जाती है v1 v2। तो वी आर है, सॉरी, अगर दो पार्टिकल जो है ऐसे एक के ऊपर एक रखा हुआ है और नीचे वाला v1 से भाग रहा है, ऊपर वाला v2 से भाग रहा है, तो इनकी वेलोसिटी जुड़ जाती है। और अगर एक व्हीकल है, दूसरा व्हीकल है, ये v1 से भाग रहा है, ये v2 से भाग रहा है, तो हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अगर अ, देखना हो कि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है ना। अगर एक दूसरे के ऑपोजिट भाग रहे होते तब क्या होता है, देखो मान लो ये v1 से इधर भाग रहा है, ये v2 से इधर भाग रहा है, क्या ये पल पल पास में आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये इस स्पीड से दे आर स्पीडिंग अपार्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक छोटा सा सवाल और कंसेप्ट है ना, वो मैंने खुद नाम दिया है सैंडविच या बर्गर कंसेप्ट। देखो बर्गर में क्या होता है ना, पहले एक छोटे सा, पहले वो बेस येलो या ब्राउन जो भी क्या करते हैं, मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है, बट क्या बनाते हैं, एक ब्रेड बना दी। फिर इसमें वो ना कुछ सब्जियां वगैरह या कॉर्न कुछ कुछ डालेंगे ऐसे, फिर उसके ऊपर वापस कुछ चीज़ें लिख देंगे। ठीक है ना। तो अब इसको कहाँ यूज़ करना है, देखो जब भी आपको सवाल आ जाए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि एक बंदा है जो नदी में तैर रहा है फलाना ढिमकाना, तो देखो बीच में नदी है, सबसे नीचे ये नदी या रिवर है, नीचे अर्थ है। अब हमें शायद वो मोस्ट ऑफ द सवाल हमें अर्थ को रेफरेंस में लेके करने होते हैं। और यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ पे एक इंसान है, स्विमर। अगर आपको स्विमर की वेल ऑब्वियसली आपको स्विमर की ऐसे दे रखी होगी कि अर्थ के साथ क्या वेलोसिटी होगी उसकी स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब मान लीजिए कोई तालाब तालाब है जिसमें कहीं पानी इधर उधर जा नहीं रहा, तैर रहा है, तो कह देंगे कि भाई स्टिल वाटर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उस स्विमर की क्या वेलोसिटी है। तो देखो ऐसे बढ़ना है आपको आगे। अगर इसके चीज़ें कुछ इसके बंदे के सापेक्ष कुछ चीज़ें घूम रही, तो पहले अर्थ ले लो, फिर बीच में मीडियम ले लो, फिर वो बंदा ले लिया। तो अब बंदे का जो वेलोसिटी है मान लो
विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, वो ये होगी पहली बंदे की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू जो भी मिडिल मैन है, रिवर है या पूल है जो भी है, प्लस फिर पूल की अर्थ के साथ क्या है। तो ये सैंडविच स्टाइल है, मतलब सबसे ऊपर वाला है ना, उसकी वेलोसिटी सबसे पहले इसके साथ काउंट करो, फिर इसकी इसके साथ काउंट करो। तो ये एक कंसेप्ट आपको समझना है और बहुत ही इजी हो जाती है ऐसी चीज़ें। तो देखो एक स्विमर है, उस वो क्या करता है, ए स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मान लो एक बंदा है स्विमर विद रेस्पेक्ट टू, तो स्टिल वाटर में क्या करता है वो 4 किलोमीटर पर आवर घूम स्विम कर सकता है। इफ ही स्विम्स इन अ रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड कीप्स हिज डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा वाटर मान लीजिए इस तरफ बह रहा है, अब इसको मैं ना ब्लू कलर दे देता हूँ, ये अपने रिवर को रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या है, 4 किलोमीटर। अच्छा ये पर आवर है, तो ये है 4 किलोमीटर पर आवर, ये है 3 किलोमीटर पर आवर, और कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब दोनों का जो, अच्छा दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो कहीं बीच में आएगा, राइट। ट्राइंगल रूल से क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये दोनों अगर इस ब्लैक वाले को इस तरफ लेके आ जाऊं और इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, तो हमने देखा कि किसी भी ट्राइंगल में जो वेक्टर उल्टी दिशा में घूम रहा है बाकी दो के, तो वो बाकी दो के इक्वल के बराबर होता है। मान लो ए ओ ए बी, तो ओ वेलोसिटी ऑफ ओ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए बी ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कैसे भी आप समझ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रेस्पेक्ट टू वाटर 4 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर है, मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है। इस तरफ नदी बह रही तो वो इस तरफ 90 डिग्री से स्विम कर रहा है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर की है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, देखो मैंने क्या बोला, सैंडविच वाला रूल। सबसे पहले हमारे पास है धरती माता, ठीक है, ये अर्थ, अर्थ के ऊपर क्या है, नदी। अर्थ को आपने मान लिया स्टिल, ये कहीं नहीं जा रही, पानी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, और इसके ऊपर है अपना स्विमर। तो अब स्विमर को मुझे अर्थ के अगेंस्ट निकालना है ना, वेलोसिटी तो पहले मैं देखूंगा कि स्विमर रिवर के अगेंस्ट कितना घूम रहा है। ठीक है, कितना घूम रहा है, 4। ठीक है, सॉरी वेक्टर है वो, तो स्विमर विद रेस्पेक्ट टू आर प्लस, मैं ये निकल गई, फिर आगे बढ़ता हूँ, मैं देखूंगा कि रिवर कितना भाग रही है अर्थ के अगेंस्ट, तो रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब देखो ये तीनों वेक्टर है, अब वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो अब दोनों की डायरेक्शन है ना अलग अलग है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर तो है 90 डिग्री कोण पे, ये रिवर है इस तरफ, ये स्विमर है इस तरफ। तो इसका ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन ये कहता है, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम देखेंगे कि वी एस आर का स्क्वायर प्लस वी आर कमा जी का स्क्वायर अंडर रूट।
ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 9 25 25 5, 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, एकदम बीच में। ठीक है। नहीं, वेलोसिटी बीच में नहीं होगी, थीटा हमें निकालना पड़ेगा। थीटा क्या होगा, देखो, ये मैंने इसको इधर ले आया 4, ये है 3, तो टेन थीटा हम क्या लिखेंगे, 4/3, है ना। तो थीटा हो जाएगा 10 का इनवर्स 4/3। ऐसे हम सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल और करें क्या, चलो कर लेते हैं, एक सवाल और कर, इससे थोड़ा और समझ में आएगा। इस बर्गर कंसेप्ट को याद रखो भाई, ठीक है ना। ए मैन इज, सो अच्छा, दूसरा सवाल करते हैं। सवाल क्या है, मान लो ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड, मेरे पास एक रोड है, ठीक है। ये लेवल रोड है, समतल। वो कितना भाग रहा है, वो 3 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। ठीक है, आदमी चल रहा है ऑन ए लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, रेन ड्रॉप्स। अच्छा, अचानक चलते चलते क्या बारिश आ गई। अब उसके ना वर्टिकली ऊपर आ रही है रेन, मतलब ऐसे तिरछी तिरछी कभी कभार आती है ना आंधी तूफान से, वो नहीं। मान लीजिए ऐसे वर्टिकली, वर्टिकली मतलब एकदम 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस। वो किस स्पीड से आ रही है, 4 किलोमीटर पर आवर, सर पे गिर रही है सीधा, सीधे, या आंखों पे नहीं लग रही, ऐसे ऊपर से वर्टिकली बारिश की बूंदें नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। अब ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेन ड्रॉप्स फॉल्स, ठीक है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गई, अर्थ। वेलोसिटी क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे निकालना है कि द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मेन क्या होगी। अच्छा, सवाल क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मेन, ठीक है। अब देखो, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। अब मान लीजिए एक आदमी है, इसको वी फ्री बॉडी डायग्राम की तरह बनाता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोड या गली जो भी है, वो 3 किलोमीटर पर आवर इस दिशा में आ जा रहा है, ठीक है। अब एक रेन ड्रॉप आती है, लेकिन देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं है। आपने देखा होगा कि रेन ड्रॉप्स तो ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगी, राइट। तो ये वेक्टर इस दिशा में होगा, तो हम इस वेक्टर को उठा के, अच्छा इसको नहीं उठा सकते, तो आप समझ गए, मैं इसी वेक्टर को उठा के ऐसे आगे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीट। ये कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आदमी ऐसे चल रहा है इस दिशा में, ट्रेन नीचे की दिशा में आ रही है।
अब मैं क्या लिख सकता हूँ इससे, वी रेन with respect to main would be, uh, think about it, what it should be, velocity vector of rain with respect to main पहले होगी, देखो अब इसमें जो सैंडविच है ना उसमें आदमी बीच में है, नीचे गली या रोड है, ऊपर बारिश हो रही है। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ फॉर्मूला सीधा यूज करते हैं ताकि हमारे समझ में जल्दी आए, मैं ऐसे इसको फॉर्मूले को यूज करूंगा, वी वेलोसिटी वेक्टर रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड would be velocity of rain with respect to man plus velocity of man with respect to road। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या पता करना था, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू मेन, ये हमें पता करना है। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन कॉमा मेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन कॉमा रोड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन कॉमा रोड। ठीक है। अच्छा, ये तो मैं सैंडविच रूल या बर्गर रूल से समझा रहा हूँ, अगर वैसे भी समझना हो तो देखो, ये जो वेक्टर है इसको इधर ले आए, अगर मैं इस वेक्टर को नेगेटिव में इस तरफ ले आऊँ तो इस वाले को, तो माइनस हो जाएगा ना, वी मैन कॉमा रोड, राइट। और अब इनका ऐसे रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, वी रेन कॉमा मैन। ठीक है। अब आप अ, इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, बस आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, देखो यही फॉर्मूले में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, और अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता करना है कि, अच्छा एक और चीज़, ऐसे ना भी करें, इसको मान लीजिए मैंने यहाँ पे नहीं लाया, यहाँ पे भी तो डायरेक्ट ले सकता हूँ। ठीक है। तो वी मैन कमा रोड, अब रिजल्टेंट मान लीजिए ऐसा कोई ट्राइंगल है, रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, वी रेन कमा, मैं लाल से ना लिख के ब्लैक से ही कंटिन्यू करता हूँ, वी रेन, अब मैं वेक्टर हटा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये मैग्नीट्यूड है। तो क्या होगा, पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, हालांकि सेकंड वाला नेगेटिव है बट स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है। वी रेन कॉमा मैन अगेन 5 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन हो जाएगी। अच्छा, अब देखो टेन थीटा क्या होगा, अगर एंगल भी पूछना हो, टेन थीटा क्या होगा, देखो ये थीटा होता है ना, ऑल राइट। तो थीटा की वैल्यू स्ट्रेट की है 4 इस तरफ, और ये कितनी है, 3। तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3/4। ओके, टेन थीटा की यही वैल्यू होती है, मतलब जो बेस है ना वो बट्टा में आता है।
डिनोमिनेटर में। अच्छा, तो उस बंदा जब चल रहा है ना, वो उसको ऐसा नहीं लग रहा कि उसके ऊपर से जैसे कोई बंदा, अब जो एंगल कुछ आ रहा है ना, 90 डिग्री नहीं आ रहा, देखो। तो ये बंदा चल रहा है ना, उसको ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर से बारिश आ रही है। वो जब तेज चलेगा ना, तो उसे लगेगा कि उसके जो बारिश हो रही है ना, वो उसको आंखों पे ऐसे 45 डिग्री के, सॉरी, इस एंगल से 10⁻³ के एंगल से इसकी आंखों पे ऐसे गिर रही है। ठीक है ना, और किस स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल अगर वो रुक जाए तो रेन की स्पीड क्या होगी? 4 किलोमीटर। मान लो आपको ओले गिर रहे हैं, आप भागोगे तो आपको तेज लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ, भले ही वो धीरे धीरे गिर रहे हैं तो रुक जाना बेहतर होता है किसी चीज़ के नीचे। भाग जाना ऑप्शन नहीं है उधर, क्योंकि भागने से उनकी स्पीड तेज हो जाती है। ठीक है ना, देखो, चेंज ऑफ फ्रेम होता है तो फिजिक्स कैसे, मतलब ऐसे आपको ये एक काल्पनिक चीज़ें लग रही है, बट कितना मतलब इम्पैक्टफुल है अपनी लाइफ में। ठीक है ना, दैट्स व्हाई आई सेड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर की फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है ना। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन। हियर आई थिंक इट comes the end of the kinematics lecture। हमने अच्छे से कवर किया, सारे एग्जाम्पल्स किए। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। until then, bye bye।